हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैंने पॉलिटी का फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन क्लास था ऑलरेडी मैंने एक हफ्ते पहले चढ़ा चुका है। उस टाइम मैंने बोला था कि आज से हम लोग क्या करेंगे, डेली पॉलिटी पढ़ाएंगे अग्निवीर का तैयारी के लिए। लेकिन कुछ कारण हो गए जिसके कारण हम लोग डेली क्लास नहीं ले पाए, लेकिन अब से क्लास हम लोग का डेली होगा। स्टूडेंट, हमने जैसे ही बोला कि पॉलिटी का मैंने फर्स्ट क्लास ले चुका है, क्योंकि उस दिन इंट्रोडक्शन ही लेकर छोड़ दिया, लेकिन ले चुका है। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी का सेकेंड वीडियो पे। स्टूडेंट, इसमें हम लोग कुछ बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दो लाइन मोटिवेट कर देता हूँ। इफ यू वांट सक्सेस, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो यू हैव टू फेस डिफिकल्टीज। अगर किसी को भी सफल होना है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। स्टूडेंट, चलते हैं आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले स्टूडेंट लिखा है संविधान की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे पहले होता क्या है? तो स्टूडेंट, हम लोग अगर दिखाएं मैं आपको, तो ये जो संविधान होता है एक कह सकते हैं बुक है, या फिर कह सकते हैं एक पुस्तक है। उसको बनाने के लिए एक विधि का प्रयोग किया गया है, उसी को हम लोग कह सकते हैं मेनली कि ये हमारा क्या है, संविधान की संरचना है। यानी जैसे मान लीजिए आपका कोई पेज होता है, कोई बुक है। बुक में क्या होता है, पहले हम लोग को एक इंफॉर्मेशन मिलता है, उसके बाद कुछ रहता है, फिर हमें चैप्टर का कंटेंट मिलता है। वैसे करके हम लोगों को बुक का इंफॉर्मेशन पहले दिया जाता है, फिर चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है। उसी तरीके से हमारा संविधान है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान की संरचना, या फिर इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जनक, यानी जो संविधान है उसके जनक कौन है? मेनली आप लोग को पता होगा। अब कहेंगे कि सर जब हम लोग को पता है तो बता क्यों रहे हैं? बता इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत आसान सवाल लोगों से छूट जाता है, बहुत आता हुआ सवाल कभी कभी छूट जाता है। इसलिए मैंने बताने की कोशिश किया कि जो हमारे जनक हैं संविधान के, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसको हम लोग मेनली बाबा भीमराव अम्बेडकर के भी नाम से जानते हैं, या फिर कुछ लोग उन्हीं को कह देते हैं BR अम्बेडकर। दोनों या फिर तीनों नाम से कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही व्यक्ति को कहा जाता है। आप किसी भी नाम को याद कर सकते हैं। अगला मैंने इसमें क्या लिखा है कि ये जो थे पहले विधि मंत्री एवं कानून मंत्री थे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है पहला विधि मंत्री एवं कानून मंत्री। अब कानून मंत्री क्या होता है? जो हमारा लॉ को देखता है, यानी जो हमारे कानून प्रशासन के बारे में देखता है, उसकी देख रेख करता है, उसी को हम लोग कानून मंत्री कहते हैं। जैसे मंत्रिमंडल में एक प्रभार मिलता है हम लोगों को, प्रत्येक मंत्रियों को। जैसे मान लीजिए किसी को मिलता है स्वास्थ्य विभाग, किसी को मिलता है ऊर्जा विभाग, किसी को मिलता है रेलवे विभाग, मतलब ऐसे करके वगैरह कई अधिकारी लोग होते हैं, मतलब मंत्री लोग होते हैं। उसी तरीके में हम लोग का एक और मंत्री आता है जिसका नाम हमने दिया है कानून मंत्री। अब देखिए इनको विधि मंत्री हमने क्यों कहा? क्योंकि इन्हीं की जयंती पर हम कह सकते हैं 175वीं या फिर कह सकते हैं 176वीं, ऐसे समथिंग, मुझे पूरा डिटेल याद नहीं है, लेकिन आपको बताते हैं इनका जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या किए कि 26 जनवरी 2015 से एक दिवस मनाते हैं। उस दिवस का हमने नाम रखा हुआ है विधि दिवस। स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 26 जनवरी 2015 से हम लोग एक दिवस मनाते हैं। उस दिवस का नाम क्या है? तो विधि दिवस है। आगे चलिए, आगे को देख लीजिए, हमने लिखा है संविधान का निर्माण। अब देखिए स्टूडेंट, संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे होगा कि आखिर सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी? स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं मांग और जो संविधान की मांग है उसमें, और जो संविधान सभा की मांग है उसमें। देखिए दोनों चीज़ अलग अलग है, एक हमारा संविधान की मांग है और एक हमारा संविधान सभा की मांग है। तो संविधान की मांग किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, याद रखिएगा। सॉरी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगर आप लोग को डाउट होता है तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। दूसरा चीज़, ऐसा कोई अभद्रक चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे कि मुझे आप लोग को ब्लॉक करना पड़े, जैसे कोई गाली गलौज का प्रयोग ना करें। चलिए आगे आते हैं। इनका सबसे पहले देखिए संविधान सभा की मांग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और ये एक विधेयक के तहत मांग किए थे। उस विधेयक का नाम क्या था अगर पूछा जाए तो आप लोग ये बता सकते हैं कि उस विधेयक का नाम क्या था? स्वराज विधेयक। सॉरी, ये अच्छा से नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से। अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान की मांग किसने की थी, याद रखिएगा मैंने अगली बार में बोला कि संविधान सभा और संविधान में दोनों में अंतर है। संविधान की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक।
किस विधेयक के तहत किए थे? अगर ऐसे बात होती है तो स्वराज विधेयक के तहत किए थे। स्वराज विधेयक याद रखिएगा। हो सके तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप लोग नोट्स कर सकें। दूसरा हमें नीचे हम लोग देखते हैं संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो संविधान सभा की मांग करने वाले अगर बात किया जाए तो एम.एन. राय थे। सब लोग उनको क्या कहते हैं? एम.एन. राय। जबकि अगर मैं इनका पूर्ण नेम बताऊं, अगर मैं इनका पूरा नाम बताऊं तो इनका पूरा नाम है मवेंद्र सिंह या फिर मवेंद्र राय। दोनों में कोई एक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर शॉर्ट फॉर्म आपको याद करना पड़े या फिर दे दे एम.एन. राय तो आप ठीक कर सकते हैं, सही बात है। अब हम लोग आते हैं संविधान सभा की बैठक। देखिए संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ का बात कर लूँ कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टाइम, यानी जिस टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें टोटल मेंबर कितने थे, सदस्य कितने थे? तो लगभग क्या कहें, टोटली कर सकते हैं कि 389 मेंबर थे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए बताया कि जो हमारा संविधान सभा था उसमें टोटल सदस्य कितने थे? 389 या फिर कह सकते हैं 389। आगे आइए संविधान सभा की बैठक पर ही चर्चा करेंगे। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, पहली बैठक कहाँ हुई थी, दूसरी बैठक कहाँ हुई थी, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट मैंने पहला लिखा हुआ है कि जो हमारा संविधान सभा की पहली बैठक थी कहाँ पे हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली पुस्तकालय के काउंसिल चैम्बर में हुआ था। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये पूछा जाता है आप लोग से कि जो पहला हमारा ये संविधान सभा का बैठक था कहाँ पे, किस शहर में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था और एक पुस्तकालय में के चैम्बर में हुआ था या फिर कह सकते हैं काउंसिल ऑफ चैम्बर में हुआ था। ठीक है, अब देखिए उसमें ये कहा गया, अब जैसे मान लीजिए सभा तो बिठा दिया गया तो सभा में ये सोचा गया कि आखिर इसका अध्यक्ष किसी को बनाया जाना चाहिए। अब ऐसा थोड़ा है कि कहीं से आ जाए और कुछ भी बोलकर चले जाएं, ऐसा तो बात नहीं कर सकते। तो उसमें ये सोचा गया कि आखिर एक अध्यक्ष हमें चाहिए, अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो आखिर अध्यक्ष बनाया किसको जाए, ये भी सोच में था। सही बात है, आखिर अध्यक्ष किसको बनाया? तो उसमें बात हुई कि ठीक है भाई इसमें चूज कर लो कि कौन सबसे बूढ़ा है, मतलब कहने का है कि कौन सबसे या कह सकते हैं कि ओल्ड है या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस वाला है। तो उसमें एक्सपीरियंस वाले हमें देखने में मिले सच्चिदानंद सिन्हा। अब इनको एक चीज़ है, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, मतलब हमारे कहने का इनको परमानेंट अध्यक्ष न बनाकर बल्कि इनको क्या बनाया गया था? टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, टेम्पररी कहने का मतलब है कि अगला जब कोई आता है तो इनको हटा दिया जाएगा, मतलब हटने के लिए और आने के लिए तो लगा रहता है लेकिन इनको कुछ ही दिन में, मतलब कर सकते हैं 1 या 2 दिनों में अगर दूसरा कोई आ जाता है, कोई दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाता है तो इनको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो उस टाइम में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब याद रखिएगा ये यहाँ पे देखिए हमने लिखा है अस्थायी, लेकिन क्वेश्चन में पूछता है अंतरिम। अंतरिम का भी मतलब होता है अस्थायी और अभी भी मैंने लिखा है अस्थायी, मतलब ये कौन से टेम्पररी है, कभी लात मारकर निकाल सकते हैं। और संविधान सभा में ऐसा हुआ भी, देख लीजिए जैसे हमने कहा ना कि 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली पुस्तकालय का बैठक हुई थी। ठीक है भाई, दिल्ली पुस्तकालय में हमारा इनको क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जो दूसरी हमारी बैठक हुई थी, दूसरी मतलब अभी तो पहले की बात कर रहे थे, तो दूसरी बैठक कितनी तारीख को हुई थी? 11 दिसंबर को, सॉरी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, इसमें 10 दिसंबर की बात नहीं किया गया, यानी एक दिन गैपिंग किया गया है। पहला हमारा बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर। दूसरा बैठक कब हुआ है? 11 दिसंबर 1946 को। अब देखिए आगे अगर हम लोग बैठे तो अब से वहाँ पे ये चूज होने लगा कि देखो भाई अध्यक्ष ना ही डेली आएंगे ना डेली जाएंगे, यानी कि कोई ऐसा अध्यक्ष को बना दो जो कि परमानेंट रहने वाला हो। अब 4 दिन में मान लीजिए कोई आपके घर मेहमान आया और उसको अपने घर की चाबी देकर छोड़ने चले जाएंगे, वही हुआ था संविधान सभा में भी। यानी कहा गया था कि जो 2 दिन के लिए आता है उसको आखिर अध्यक्ष बना देंगे, हो सकता है बशर्ते कि कल चला जाए तो फिर हमारा संविधान क्या होगा? वहीं पे तो अटक जाएगा। तो फिर ऐसा भी नहीं कर सकते। तो उस टाइम में क्या हुआ कि कहा गया कि नहीं करेंगे, सबसे पहले संविधान बनेगा, मतलब धीरे धीरे प्रोसेस होगा, वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तुम क्या करो कि इसको अस्थायी बनाओ और उसके बाद आगे करो।
तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर आप लोग जिसको कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू। ये दोनों नाम एक ही हैं, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब इसके नीचे एक आते हैं उपाध्यक्ष। अब देखिए उपाध्यक्ष का काम क्या होता है, जब फिलहाल में कभी अध्यक्ष न हो, अध्यक्ष की पोस्ट जब खाली हो, तो उपाध्यक्ष आकर वहाँ पे काम कर सकते हैं या फिर मतलब उनका कार्यभार संभाल सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाध्यक्ष जो थे कृष्णाचार्य, एक तो मतलब यहाँ पे जो उपाध्यक्ष बनाया गया था 2 लोगों को बनाया गया था, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कितने लोगों को बनाया गया था? 2 लोगों को। एक कौन थे? कृष्णाचार्य थे, और एक कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। देख लीजिएगा, तो थोड़ा मतलब मैंने जल्दीबाजी में इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, आगे अगर बात करें, इसमें एक क्या किया गया था? संवैधानिक सलाहकार रखा गया था। अब संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राय थे। याद रखिए कौन संवैधानिक सलाहकार थे? तो वी.एन. राय। और कौन अस्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। और उपाध्यक्ष कौन थे? कृष्णाचार्य, और कह सकते हैं एच.सी. मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। मतलब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि जो संविधान सभा था वो संविधान बनाने के लिए बनी थी, लेकिन वहाँ पे किया जा रहा था, डेली जाओ आओ जाओ आओ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जाना आना कब तक लगा रहेगा, आखिर मतलब इसका कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना चाहिए ना, कि सिर्फ जाओ आओ, ऑफिस में जाओ आओ, इससे क्या फायदा होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई हम लोग अब काम स्टार्ट करते हैं। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, मतलब कर लेगा कि आज से तुम लोग काम करना चालू कर दो। इसी को हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसको कार्यवाही दिवस के नाम से जाना गया। अब ये मत कहिए किसका कार्यवाही दिवस, ये संविधान का कार्यवाही दिवस हमने लिखा हुआ है, किसी और चीज़ का नहीं, बल्कि मैंने संविधान की बात कर रहा है, इसलिए मैंने किस चीज़ का जिक्र यहाँ पे किया है। 13 दिसंबर 1946 को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं संविधान की कार्यवाही दिवस के नाम से जानते हैं। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना परीक्षा, ये भी याद रखिएगा। अगर कोई ये पूछता है आपसे कि प्रस्तावना पेश करने वाला कौन व्यक्ति था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि मैंने अभी आपको 2 पॉइंट बताया, तो मैं आपको निश्चित कर सकता है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा और ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उतना मतलब कभी कभी पेज चलाने में हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने लखनऊ को 2 चीज़ बताया, एक तो ये बताया मैंने कि 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रस्ताव पास किया था, क्योंकि सब लोग क्या करते थे, सिर्फ आते थे जाते थे घर, मतलब उनका जो ऑफिस वो दिल्ली में जो पुस्तकालय था उसके चैम्बर में जो लोग आते जाते थे वो डेली लगा रहा। तो उन्होंने कहा कि देख भाई कितना दिन तक ये काम चलेगा, अब कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए और काम चालू कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे संविधान बनाने आए हैं, कोई भोजन करने के लिए या फिर भोज करने के लिए नहीं आए हुए। तो उन्होंने इतने तारीख को स्टार्ट किया था 13 दिसंबर को, इसलिए मैंने कहा कि इसको हम मैं भी मान सकते हैं कि उस दिन से क्या कहा जाएगा, संविधान की कार्यवाही दिवस के नाम से जाना गया। 22 दिसंबर 1947 को प्रस्तावना पेश किया गया। देखिए इसमें क्या था, तो प्रस्तावना मेनली आप लोगों की किताबों में मिलता है, और तो और कुछ स्कूलों में ऐसा है जो कि सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इस प्रस्तावना को कह सकते हैं कि प्रेयर के रूप में गाया जाता है, और गाया भी जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, इसमें जितनी भी हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमें मिला हुआ है, वो सभी चीज़ों का जिक्र हो जाता है। स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में भी पता चल जाता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है, निजता क्या है, इन सब के बारे में पता चल जाता है। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम प्रस्तावना की बात करेंगे तब। आगे लिखा हुआ 22 जनवरी 1947 को समितियाँ बनी, जो कि कितनी थी, तो 22 थी। यानी यहाँ पे हमने बात किया हुआ है कि समिति कितनी थी। अगर संविधान सभा की समिति की बात करें तो जो बनी थी, यानी 22 जनवरी को 1947 को बनना स्टार्ट हुआ, और उसमें जो समितियाँ बनी थी उसमें 22 समिति थी। बात कुछ ऐसे स्पेशल समितियों की करें जिसके मतलब कि अध्यक्ष कौन थे, तो एक हमारा आता है प्रारूप समिति, या फिर हम लोग जिसको कहते हैं मसौदा समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वही थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर इंग्लिश में आप लोग बोल देते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। दोनों चीज़ या फिर कह सकते हैं तीनों चीज़ एक ही है, एक ही व्यक्ति को कहा गया है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो कमेंट करिएगा, वीडियो जो बनाया जाएगा उसमें इंग्लिश में बोला जाएगा या फिर इंग्लिश डाला जाएगा। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें कि संविधान सभा में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान सभा था उसमें महिला कितनी थी, सॉरी
जो हमारा संविधान सभा था, मतलब जो मेंबर थे उसमें महिला भी थी या नहीं थी, तो उसमें टोटल महिलाओं की संख्या 15 थी, लेकिन एक महिला उसमें मुख्य थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। याद रखिएगा, क्यों मैंने कहा कि एक नाम प्रमुख था, क्योंकि जो इसमें से 15 में से 14 महिलाएं हिंदू थी। तो हिंदू की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मेनली जब किसी चीज़ का मेजॉरिटी हो जाता है तो उसकी बात लेना कोई उचित नहीं है, छोड़ दीजिए। एक महिला थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि जो मुस्लिम महिला थी हमारे कमेटी में, या फिर कह सकते हैं कि उस मेंबर में, उनका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। आगे चलते हैं तो 3 जून 1947 को एक योजना आया जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया, और उसी योजना के तहत हम कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का हमारा डिवीजन हो गया या फिर बंटवारा हो गया। यानी जो हमारा कह सकते हैं कि माउंटबेटन योजना है, कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किसके तहत हम लोग का बंटवारा हुआ है, तो यही माउंटबेटन। अब ये इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में जब हम लोग जाएंगे अंदर डीपली तो इसी को एक दिन लग जाएगा पढ़ाने में, इसलिए हम इतना तक नहीं जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।